हेलो स्टूडेंट्स, संभव इंस्टीट्यूट सीकर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे सिलेंट्रेटा के सामान्य लक्षण के बारे में। जो फाइलम सिलेंट्रेटा है उसके कौन कौन से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं सिलेंट्रेटा। फाइलम कौन सा देख रहे हैं अपन? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा जो संघ है उसको एक और नाम से जाना जाता है निडेरिया या नाइडेरिया बोल सकते हो। एक और नाम से कौन से नाम से जाना जाता है? निडेरिया नाम से जाना जाता है। सिलेंट्रेटा हो गया और दूसरा नाम कौन सा होगा? निडेरिया हो गया। नाइडेरिया भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब अगर अपन बात करें सिलेंट्रेटा संघ की, तो आज अपन इसके किसके बारे में देखेंगे? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें सिलेंट्रेटा जंतुओं का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? निडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिलेंट्रेटा संघ के सदस्यों का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? निडोलॉजी कहलाता है। वहीं अगर अपन बात करें कि इसको नाइडेरिया नाम जो है वो क्यों दिया गया था, एक वैज्ञानिक थे हेड्सचेक, उन्होंने क्या किया था, इनके अंदर दंश कोशिकाएं जो होती है प्रेजेंट होती है। दंश कोशिकाओं के आधार पर इनका नाम क्या रख दिया गया? निडेरिया रख दिया गया। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखना कि इसको क्या बोला जाता है? निडेरिया भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर निडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। निडोब्लास्ट सेल्स के आधार पर ये नाम दिया गया। निडोब्लास्ट सेल के आधार पर कौन सा नाम दिया गया? नाइडेरिया नाम जो है वो दिया गया। ठीक है, फिर अब अपन देखते हैं इसके सामान्य लक्षण जो हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सामान्य लक्षण, इस संघ के सभी जंतु जो होते हैं कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। सभी सदस्य जलीय होते हैं। अगर जलीय में भी बात करें तो अधिकांश जो होते हैं कौन से जल में पाए जाते हैं? समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें से अधिकांशतः समुद्री जलीय होते हैं। अधिकांशतः कैसे होते हैं? समुद्री जलीय होते हैं। कुछ जो होते हैं वो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और कुछ कौन से जल में पाए जाते हैं? अधिकांशतः कौन से जल में पाए जाते हैं? समुद्री जल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ अलवणीय जल में और कुछ कौन से मतलब अलवणीय या स्वच्छ जल में प्रेजेंट होते हैं। अगर इनके शारीरिक संगठन की बात करते हैं तो इनका शारीरिक संगठन जो होता है कौन सा होता है? उत्तक स्तर का होता है। इनका शारीरिक संगठन उत्तक स्तर का होता है। पोरीफेरा की अगर अपन बात करें, कौन से स्तर का बताया था मैंने? कोशिकीय स्तर का बताया था। ठीक है, उसमें क्या लिखवाया था ना मैंने कि उसमें किसका अभाव होता है? उत्तकों का अभाव होता है। ठीक है, यहाँ से सिलेंट्रेटा में याद रखना कि सिलेंट्रेटा में कोशिकाओं से क्या बन गए? उत्तक बन गए। यहाँ पे सेल्स थी, सेल से फिर सेल ने मिलकर क्या बना लिया? उत्तक का निर्माण कर लिया। यानी कि यहाँ पे जो शारीरिक संगठन है वो किस प्रकार का हो गया? उत्तक स्तर का हो गया। ठीक है, तो सिलेंट्रेटा में शारीरिक संगठन जो हो गया वो कौन सा हो गया? उत्तक स्तर का हो गया। ये एकल या निवयी भी हो सकते हैं, मतलब एकल भी रह सकते हैं, निवयी भी रह सकते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। ठीक है, अगर सिलेंट्रेटा की बात करें एकल, निवयी और कैसे होते हैं? स्वतंत्र जीवी होते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर किसकी? समिति की। अगर समिति की बात करते हैं तो इस संघ के सदस्यों में कौन सी समिति पाई जाएगी? अरीय समिति प्रेजेंट होती है। अरीय समिति। अरीय समिति कौन सी होती है? ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था। अरीय समिति कौन सी होती है कि किसी भी अक्ष से काटने पर उसके बराबर दो भाग हो रहे हो तो वो कौन सी होती है? अरीय समिति होती है। ठीक है, तो ये अपन ने बात कर ली किसकी? सिलेंट्रेटा में जो समिति प्रेजेंट होती है, तो इस संघ के सदस्यों में कौन सी समिति प्रेजेंट होती है? अरीय समिति प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इनका शरीर जो होता है वो कैसा होता है? द्विस्तरीय होता है। इनका शरीर द्विस्तरीय होता है। इनका शरीर कैसा होता है? द्विस्तरीय होता है। बाह्य स्तर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं तथा आंतरिक स्तर को एंडोडर्मिस कहते हैं। बाह्य जो होता है वो कौन सा होता है? एपिडर्मिस हो जाएगा।
और आंतरिक कौन सा हो जाएगा, एंडोडर्मिस हो जाएगा। आंतरिक स्तर जो होगा वो क्या कहलाएगा, एंडोडर्मिस। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इनमें अपूर्ण आहार नाल प्रेजेंट होती है, आहार नाल प्रेजेंट होती है, यानी कि इनकम्प्लीट डाइजेशन, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या हो गया, अपूर्ण आहार नाल। अपूर्ण आहार नाल का मतलब मुख और गुदा जो है वो अलग अलग नहीं है, एक ही छिद्र है जिसके द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, अपूर्ण आहार नाल प्रेजेंट होती है। जैसे अगर अपन बात करें, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं सिलेंट्रोन कैविटी, सिलेंट्रोन गुहा। इनके अंदर क्या पाई जाती है, एक कैविटी प्रेजेंट होती है, कैविटी पाई जाती है जिसे सिलेंट्रोन कैविटी कहते हैं। ये जो सिलेंट्रोन कैविटी होती है, इस सिलेंट्रोन कैविटी के ऊपर एक क्या पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है। ये जो सिलेंट्रोन गुहा होती है, यहाँ पे अगर अपन बात करें, सिलेंट्रोन गुहा में क्या पाया जाता है, जो एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है। ये क्या करती है, एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है, के द्वारा बाहर खुलती है, जिसे मुख कह सकते हैं, ठीक है, मुख कहते हैं। अब ये जो एक छिद्र है, इसी के द्वारा क्या किया जाता है, भोजन को ग्रहण किया जाता है और यहीं से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निष्कासित किया जाता है। अपशिष्ट पदार्थों का, ये दूसरे कलर से लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये जो छिद्र है इसके द्वारा मैंने क्या बताया, भोजन ग्रहण किया जाता है तथा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है इसी एक छिद्र के द्वारा, ठीक है। इसीलिए अपन ने यहाँ पे पहले बोला था कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, अपूर्ण आहार नाल प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, गुदा जो है वो अब्सेंट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि गुदा अनुपस्थित, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया कि क्या प्रेजेंट होती है, अपूर्ण आहार नाल इनके अंदर प्रेजेंट होती है। श्वसन व उत्सर्जन तंत्र जो होता है इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। श्वसन व उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित होता है, श्वसन तंत्र प्रेजेंट नहीं होता है, वो शरीर की सामान्य सतह द्वारा ही होता है। गैसों का आदान प्रदान जो होता है या फिर जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, शरीर की सामान्य सतह द्वारा होती है। यानी कि श्वसन और उत्सर्जन शरीर की सामान्य सतह द्वारा होता है। श्वसन और उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इस प्रकार के जंतुओं में जो होता है आद्य प्रकार का तंत्रिका तंत्र, प्रिमिटिव टाइप का जो होता है वो तंत्रिका तंत्र जो होता है इनके अंदर प्रेजेंट होता है। आद्य प्रकार का तंत्रिका तंत्र प्रेजेंट होता है, प्रिमिटिव टाइप का। आद्य प्रकार का तंत्रिका तंत्र प्रेजेंट होता है। मैंने यह बताया कि प्रिमिटिव प्रकार का क्या प्रेजेंट होता है, तंत्रिका तंत्र प्रेजेंट होता है। मतलब इनमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र जो है वो सबसे पहले विकसित होता है। इससे पहले अपन ने कौन से संघ के बारे में बात की थी, पोरीफेरा में, उसमें अपन ने पॉइंट लिखा था कि इनमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है वो अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लेना कि यहाँ पे जो तंत्रिका तंत्र है वो सबसे पहले विकसित हुआ था। अपन बात कर रहे हैं सिर्फ तंत्रिका तंत्र की, मैंने नहीं यहाँ पे ये नहीं बोला कि इनमें ब्रेन प्रेजेंट होता है, मस्तिष्क जो होता है इनमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो इस संघ के जंतुओं में सबसे पहले तंत्रिका तंत्र का क्या हुआ था, उद्भव हुआ था, लेकिन मस्तिष्क जो था वो क्या था, अनुपस्थित था। तो यहाँ पे सबसे पहले तंत्रिका तंत्र का उद्भव हुआ, लेकिन मस्तिष्क जो था इनमें क्या था, एब्सेंट था। सबसे पहले उद्भव मस्तिष्क अनुपस्थित, ठीक है। तंत्रिका तंत्र का उद्भव सबसे पहले सिलेंट्रेटा में हुआ, लेकिन उनमें मस्तिष्क उपस्थित है। नर्व नेट जो है, तंत्रिका जाल जो है वो प्रेजेंट था, लेकिन अपन ये नहीं बोल सकते कि इसमें क्या था, ब्रेन जो है वो पाया जाता था, ठीक है।
नेक्स्ट अगर अपन बात करें इनकी जो एपिडर्मिस होती है या फिर अपन बात करें जो गैस्ट्रोडर्मिस होती है, उसमें कुछ दंश कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, निडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये इनकी क्या होती है, मतलब जैसे अगर अपन बात करें जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सिलेंट्रेटा का, वो क्या होता है, इसमें निडोब्लास्ट कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, दंश कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब कौन सी मैंने बताया कि जो इनकी एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस या फिर गैस्ट्रोडर्मिस, एपिडर्मिस व गैस्ट्रोडर्मिस में क्या प्रेजेंट होती है, दंश कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, स्वनियंत्रित दंश कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। स्वनियंत्रित दंश कोशिकाएं क्या होती है, उपस्थित होती हैं। ये जो निडोब्लास्ट सेल है या दंश कोशिकाएं हैं, मतलब इनको क्या बोलते हैं, दंश कोशिकाओं को निडोब्लास्ट सेल भी बोलते हैं, यानी कि निडोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, दंश कोशिकाएं यानी निडोब्लास्ट सेल। अब ये जो निडोब्लास्ट सेल होती हैं किसका काम करती है, आक्रमण का काम करती है, सुरक्षा का काम करती हैं, शिकार पकड़ने में सहायक होती हैं। ये आक्रमण, सुरक्षा व शिकार पकड़ने में सहायक होती हैं। कौन सी कोशिकाएं, निडोब्लास्ट सेल। और इन्हीं क्या था, फिर इनका क्या नाम रखा गया था, नाइडेरिया नाम रखा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये जो सिलेंट्रेटा संघ के जो सदस्य हैं या फिर सिलेंट्रेटा संघ में जो पाए जाने वाले सदस्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो बेलनाकार रूपी होते हैं और दूसरे कैसे होते हैं, छतरी नुमा होते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें कि इस संघ के सदस्यों में, इस संघ के जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं, दो रूपी होते हैं। ठीक है, दो रूपी होते हैं। एक रूप जो होता है वो कौन सा होता है, पोलिप होता है, जिसको कौन सा रूप बोलते हैं, पोलिप रूप बोलते हैं। जैसे मैं एक रफली डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक रूप जो होता है इनका कौन सा होता है, पोलिप रूप होता है, जो कौन सा कैसा होता है, बेलनाकार होता है। ये तो मैंने बताया कौन सा होता है, पोलिप होता है। पोलिप संघ के सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं, बेलनाकार होते हैं। इधर लिख देते हैं, बेलनाकार होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये क्या हो गया कि ये कैसे होते हैं, बेलनाकार होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ये मैंने दो स्ट्रक्चर बनाई हैं यहाँ पे, ये वाली और ये वाली। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, खोखले स्पर्शक होते हैं। ये क्या होते हैं, स्पर्शक होते हैं, खोखले स्पर्शक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है, ये वो जो अभी अपन ने बात की जो सिलेंट्रॉन कैविटी होती है वो प्रेजेंट होती है, सिलेंट्रॉन गुहा। तो इस संघ के सदस्यों में क्या प्रेजेंट होते हैं, दो प्रकार के, मतलब सदस्य जो होते हैं वो दो रूपों में प्रेजेंट होते हैं। पहला रूप जो मैंने बताया वो कौन सा बताया, पोलिप बताया। ये एक तो क्या होते हैं, बेलनाकार होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, बेलनाकार होते हैं, वे कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। बेलनाकार होते हैं, स्थिर होते हैं, और इनको क्या बोला जाता है, पोलिप बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें दूसरे जो होते हैं वो छतरी नुमा होते हैं। जैसे इस प्रकार से उनकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। दूसरे जो होते हैं एनिमल वो कैसे होते हैं, छतरी नुमा होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, इनको मेडुसा बोला जाता है। एक हो गए पोलिप प्रकार के, दूसरे कौन से हो गए, मेडुसा हो गए। ठीक है, इनको बोला जाता है मेडुसा बोला जाता है। और यहाँ पे ये वाले जो हैं ये वही खोखले स्पर्शक हैं, और ये जो बीच में है वो कौन क्या हो गई, सिलेंट्रॉन कैविटी हो गई। ठीक है, अब अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें, ये जो हैं ये छतरी नुमा होते हैं और कैसे होते हैं, स्थिर। ये तो मैंने बताया स्थिर होते हैं, ये स्थिर नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, यानी कि ये घूमते फिरते रहते हैं। छतरी नुमा हो गए, स्वतंत्र जीवी होते हैं, ये स्थिर नहीं रहते। जो मेडुसा होता है वो क्या नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है। ठीक है, अगर इनके एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें, जैसे पोलिप का एग्जाम्पल हो जाएगा एडम्सिया, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एडम्सिया। और अगर मेडुसा की बात करें तो मेडुसा का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, ओरेलिया। एक एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ओरेलिया। ठीक है, ओरेलिया में कौन सा पाया जाता है, मेडुसा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मेडुसा का एग्जाम्पल बता दिया, पोलिप का एग्जाम्पल बता दिया। एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, जैसे ओबेलिया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ओबेलिया इस संघ का ऐसा सदस्य है जिसके अंदर दोनों रूप प्रेजेंट होते हैं।
दोनों रूप प्रेजेंट होने का मतलब हो गया कि इसमें पोलिप और मेडुसा दोनों प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, पीढ़ी एकांतरण उपस्थित होता है, पीढ़ी एकांतरण उपस्थित होता है, यानी कि मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का मतलब हो गया पोलिप और मेडुसा दोनों रूप जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। अब दोनों रूप जो होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, जैसे अगर अपन बात करें, इंपॉर्टेंट लाइन है ये याद रखना, पोलिप जो है, पोलिप अलैंगिक जनन द्वारा पोलिप अलैंगिक जनन के द्वारा किसमें मेडुसा उत्पन्न करता है, ठीक है, अलैंगिक जनन द्वारा मेडुसा उत्पन्न करता है, तथा मेडुसा लैंगिक जनन के द्वारा क्या उत्पन्न करता है, ये जो पोलिप होता है इसमें चेंज हो जाता है, पोलिप उत्पन्न करता है। अभी जो अपन ने ओबेलिया की बात करी कि उसमें क्या पाए जाते हैं, दोनों रूप पाए जाते हैं, पोलिप भी पाया जाता है, मेडुसा भी पाया जाता है, यानी कि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, पीढ़ी एकांतरण प्रेजेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि जो पोलिप होता है वो अलैंगिक जनन के द्वारा क्या उत्पन्न करता है, मेडुसा उत्पन्न करता है, और जो मेडुसा होता है वो लैंगिक जनन के द्वारा क्या उत्पन्न करता है, पोलिप उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये लाइन याद रखना इंपॉर्टेंट है कि पोलिप जो होता है अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा में, और मेडुसा जो होता है लैंगिक जनन के द्वारा पोलिप उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन सिलेंट्रेटा के अंदर पाचन की बात करें तो इनमें पाचन जो होता है वो अंतराकोशिकीय भी होता है और अंतःकोशिकीय भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इनमें पाचन जो होता है दोनों प्रकार का होता है, अंतराकोशिकीय व अंतःकोशिकीय पाचन, अंतराकोशिकीय व तथा अंतःकोशिकीय दोनों प्रकार का, तथा अंतःकोशिकीय दोनों प्रकार का प्रेजेंट होता है, यानी कि कोशिका के बाहर भी पाचन होता है, कोशिका के अंदर भी पाचन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इनमें, अभी तो बात करी है अपन ने कि लैंगिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है, दोनों जनन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। फिर से लिख लेते हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन उपस्थित होते हैं, अलैंगिक व लैंगिक जनन उपस्थित। अगर अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो अलैंगिक जनन जो होता है किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है, और लैंगिक जनन की बात करें तो किसके द्वारा होता है, युग्मकों के द्वारा होता है। लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, युग्मकों के द्वारा होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें परिवर्धन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अब आप लोग बताइए अप्रत्यक्ष परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हो गया, लार्वल अवस्था प्रेजेंट होती है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं कि इसमें लार्वा कौन सा प्रेजेंट होता है। अगर लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, लार्वा होगा। तो इसके अंदर कौन सा लार्वा पाया जाता है, प्लेनुला लार्वा पाया जाता है। प्लेनुला लार्वा जो होता है किसका होता है, सिलेंट्रेटा का होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इनमें भी क्या पाई जाती है, पुनरुद्भवन की क्षमता प्रेजेंट होती है, रीजनरेशन की क्षमता प्रेजेंट होती है, रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। तो ये आज के लेक्चर में अपन ने बात की जो सिलेंट्रेटा संघ है उसके जो सामान्य लक्षण है उसके बारे में बात करी। सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि इनका जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है, नीडोलॉजी कहलाता है। सामान्य लक्षण में क्या क्या देखा कि ये जलीय होते हैं, शारीरिक संगठन कैसा होता है, इनमें समिति कौन सी प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर इनमें नीडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती हैं, अपूर्ण आहार नाल होती है, ये सारे अपन ने इसके जितने भी जो सामान्य कैरेक्टरिस्टिक्स थे, दो रूप पाए जाते हैं, एक पोलिप हो गया एक मेडुसा हो गया, ठीक है। कैसे मतलब इनमें जनन जो होता है, कैसे पोलिप से मेडुसा बनता है, मेडुसा से पोलिप बनता है, जितने भी इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो अपन ने देख लिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट होते हैं आज सिलेंट्रेटा की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सामान्य लक्षण है वो। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।